ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चैप्टर में बेसिकली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय करंट। करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हमें स्टडी करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? आपको पता है एक फील्ड है जो कि मूविंग चार्जेस के पास होती है और मैग्नेट्स के अराउंड होती है। और याद रखिएगा कि सब्ज़ी वाले भी तभी आते हैं जब क्लास स्टार्ट होती है हमारी। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेसिकली ये एक मैग्नेट से प्रोड्यूस होती है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये एक मैग्नेट है, सिंपल बार मैग्नेट। इसका ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, इसका साउथ पोल है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जो नॉर्थ से इजेक्ट होती है और साउथ से क्या होती है, इन होती है। यानी कि नॉर्थ से आउटवर्ड होती है और साउथ से क्या होती है, इनवर्ड होती है। और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। जैसे अगर आपने याद किया हुआ है कि जो चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक की, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नंबर वन। हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ड्यू टू नंबर वन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, दिस इज़ ए कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस करंट, सबसे पहले आपने ये बात याद ध्यान में रखनी है कि जब करंट बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, सिंपल करंट जब बोला जाता है उसका मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल करंट, यानी कि वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। और जब नेगेटिव चार्जेस वाले करंट की बात आएगी तो वो बाकायदा मेंशन करेगा कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये करंट है यानी कि कन्वेंशनल करंट है। तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड पैदा हो जाती है। वो फील्ड इस तरह की होगी, सर्कुलर होगी इस तरह से। ये जो फील्ड होगी दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कोसेंट्रिक होगी, यानी इस तमाम सर्कुलर लाइंस का जो सेंटर है वो एक है, दैट इज़ कॉल्ड कोसेंट्रिक। और अगर हमें देखना है कि ये अब जो सर्कल्स बने हैं, ये कोसेंट्रिक सर्कल जो हैं वो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो आपने अपने राइट हैंड की थंब को यूज़ करना है। अब राइट हैंड का जो राइट हैंड को यूज़ करना है। जो थंब होगा, लेट्स सपोज ये थंब है जी आपका। ठीक है, तो आपने अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में, और अपनी फिंगर से घुमाना है। तो अगर आप राइट हैंड की फिंगर को घुमाएंगे तो मेरे ख्याल में वो इस तरह से घूमेंगी आपकी, जिस तरह से घूम रही है। मेरे से हाथ तो नहीं बनेगा, खैर बहरहाल इसमें जो ये तो नहीं क्या बन गया,
अगर आपने थंब रखना है इस तरफ को, ये होगा थंब, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है, तो आपकी जो उंगलियां हैं वो बेसिकली इस तरह घूम रही हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं राइट हैंड रूल, यानी कि राइट हैंड रूल को आपने इस्तेमाल करके स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेकआउट करने की किस डायरेक्शन में है। इसमें आपके पास एक थंब है और एक कर्लिंग फिंगर्स हैं। जो थंब होता है वो किसको डिनोट करेगा, थंब डिनोट करेगा करंट को, यानी कि कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है, कन्वेंशनल करंट। और जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो किसको डिनोट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ये रूल अप्लाई करें इसके ऊपर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी फिंगर इस तरह से रोटेट कर रही हैं। सो हम कहेंगे कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, ये बताइए कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आप करंट रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, और एक बात का ख्याल रखना ये है कि ये रूल सिर्फ कन्वेंशनल करंट के लिए है, और अगर यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की बजाय इलेक्ट्रॉनिक करंट होता तो फिर आप रूल यही यूज़ करेंगे, लेकिन इन दैट केस आप जो आंसर करेंगे ना अपने ऑपोजिट आंसर करेंगे। यानी कि अगर यही करंट कन्वेंशनल करंट है तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यही करंट अगर कह दे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस वाला करंट है, तो फिर आपकी फिंगर्स तो एंटी क्लॉकवाइज ही शो करेंगी, लेकिन आपने आंसर क्या करना है, क्लॉकवाइज, यानी कि अपोजिट आंसर देना आपने, ठीक है। ये आपने कन्वेंशनल करंट का ख्याल रखना है। इसके बाद अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इसके साथ एक और कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये दो कंडक्टर हैं। इन दोनों में जो करंट का फ़्लो है, लेट्स सपोज दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर करंट फ्लो कर रहा है और इसमें भी ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब सवाल ये किया जा सकता है कि बताइए इन दो कंडक्टर्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मैं पॉइंट समझ देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और जो पॉइंट सी, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी। तो बल्कि मैं ये जो ए और सी है इनको इकट्ठा एक सेम डिस्टेंस पर रखता हूँ, ये पॉइंट सी है। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखना पड़ा गया कि दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो किस तरह की पैदा होगी। तो मुझे बताइए रूल के मुताबिक इन दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इस करंट I1 की वजह से और करंट I2 की वजह से, वो क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। दोनों से एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस तरह की फील्ड बनेगी, ये बनेगी, यानी कि ये एरोज आएंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से आएंगे। और अगर मैं इस साइड की मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ तो वो भी क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो यहाँ से ऐसे आएगी फील्ड और इधर इस साइड से ऐसे जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ये सेंटर वाला पोर्शन है जो कि मैं शेड करने लगा हूँ, ये वाला, इसमें देखें क्या फील्ड एक दूसरे की ऑपोजिट नहीं आ रही। इसमें दोनों वाइड्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो फील्ड है वो फील्ड एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट होने की वजह से ये फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, यानी ये वाली फील्ड आपस में क्या हो जाएगी, सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसे महसूस होगा कि जैसे यहाँ पर फील्ड है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अरेज करता हूँ, लेट्स सपोज ये मैं इसको अरेज कर देता हूँ, जी लें जी मैंने ये अरेज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। अब बताइए ये वाला पॉइंट बी था, तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी है वो क्या है, वीक है। और ए और सी पे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ए और सी पे दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू बी। अब मुझे बताइए अगर ऐसा है तो ये वायर्स आपस में अट्रैक्ट होंगी कि रिपेल होंगी। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए पर भी मैग्नेटिक फील्ड है और सी पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बी पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जो साइडों वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगी, और ये जब आपस में एक दूसरे को धकेलेंगी तो ये जो I1 और I2 एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि ये वार इधर को आ जाएगी और ये वार क्या आ जाएगी, इधर को आ जाएगी। तो जिसकी वजह से हम क्या बोला है कि हमने क्या किया कि अट्रैक्शन हुई है। सो यहाँ से दो सवाल आ सकते हैं कि अगर दो पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो उनके इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है, और साइडों वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको धकेलने की वजह से, दोनों वायर करीब आने की वजह से हम कहते हैं कि इनमें आपस में क्या हो गई है, अट्रैक्शन हो गई है। अगर मैं ऐसा करूं कि बजाय कि मेरे पास ये करंट सेम डायरेक्शन में हो, अगर मैं फ़र्ज़ कर लूं कि मेरा करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, मैं कहता हूँ जो करंट मेरा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो फिर क्या होगा। लेट्स सपोज ये करंट, ये ए करंट ऊपर की तरफ है यानी कि इस तरफ को, और ये करंट जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। ये हो गया I1, ये हो गया I2। तो अब बताइए अभी अगर मैं रूल अप्लाई करूं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसके एरोज कुछ इस तरह से बनेंगे, आपने रूल वही लगाना जो भी मैंने बताया, और इसमें अंगूठा नीचे की तरफ रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की बनेगी। तो इसके जो एरोज बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आप देखें ज़रा दरमियान वाला जो हिस्सा है जिसका मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट फ़र्ज कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो यहाँ पर पॉइंट सी है, तो अब कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अब पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ए एंड सी। और हम ये बोलेंगे कि जो इन दो, अगर दो वायर्स में, पैरेलल वायर्स में करंट अपोजिट फ्लो कर रहा है तो उनके दरमियानी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, ज़ाहिर बात है ये धकेलेगी इन तारों को वीक फील्ड की तरफ, तो दोनों तारें एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी, तो जिसकी वजह से इनके दरमियान आपस में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। सो ये आपके कुछ MCQs आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपने ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अगर सिंगल वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद कर लें, B = μ0 I ओवर 2πr। ये R क्या है, R यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रेडियस कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन R के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अब R यहाँ पर है क्या, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एक वायर है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वायर है और मैं इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, तो इस वायर के सेंटर से लेकर इस P तक का जो फासला होगा ये R होगा। ये R इस वायर का रेडियस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ वायर है, वो वायर के रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही। फार्मूले में R ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये R रेडियस ऑफ वायर नहीं है, बल्कि उस पॉइंट P का डिस्टेंस है जिस पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे B इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, किसका रेडियस, रेडियस ऑफ वायर, यानी कि वायर पतली मोटी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड को। और ये इससे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड किस पे कर रही है, I पर और R पर। तो अगर मैं B का और I का आपस में ग्राफ बनाऊं, तो चूँकि B और I का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और अगर मैं B और R का ग्राफ बनाऊं तो वो क्या है, एक इन्वर्स रिलेशन है।
ग्राफ विल बी लाइक दिस। फिर इसमें रेशो के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है जी कि करंट की रेशो है तो मैग्नेटिक फील्ड की रेशो बताएं, तो आप बनाएंगे करंट की रेशो, आप डायरेक्ट रेशो बनाएंगे I1/I2। और अगर आप आर के साथ रेशो बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, इन्वर्स रेशो, यानी कि B1/B2 इज इक्वल टू R2/R1। और बाकी जो फैक्टर है म्यू नॉट, आपको पता है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर एंड पर मीटर। ठीक है जी। तो ये स्टेट कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के कुछ एक न्यूमेरिकल भी है आपका एक्सरसाइज में। आप एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल आई की वैल्यू भी दी है, आर की वैल्यू भी दी है, आप सिंपली पुट करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इस फार्मूले से आई और आर की कोई भी वैल्यू चूज़ करके इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। यहाँ तक अगर किसी सवाल है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज़ इसका मैं जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ जी। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों? ओके अब हम बात करते हैं जी सेकंड स्टेप की। एंड सेकंड स्टेप इज़ सेकंड आर्टिकल जो है, मेरी तरतीब थोड़ी बुक से डिफरेंट है क्योंकि मैं जो एक जैसे टॉपिक है वो इकट्ठे करवाऊँगा और जो डिफरेंट टॉपिक है वो ज़ाहिर बात वो अलग करवाऊँगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहले तो हमने पढ़ा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अब हम पढ़ेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। करंट कैरिंग सोलेनाइड। अब सोलेनाइड क्या होती है? आप लोग जानते हैं कि अगर आप एक क्या है जी कि अगर आप एक स्ट्रेट वायर को स्प्रिंग की शक्ल में बाउंड कर दें तो वो एक सोलेनाइड बन जाती है। यानी कि कुछ इस तरह से, ये आप इस तरह से एक स्प्रिंग की शक्ल दे दें वायर को, इट बिकम्स सोलेनाइड। अब अगर सोलेनाइड से करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, करंट पास करवाएंगे, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको जो चीज़ें याद रखनी है, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये, सबसे पहले जो आपको दो डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे क्रॉस लगा हुआ है, आपको पता नहीं क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्रॉस का मतलब होता है कोई चीज़ आपसे अवे जा रही है, यानी कि अवे फ्रॉम रीडर, पढ़ने वाले की तरफ जो पढ़ है उससे दूर, ये से कहते हैं इनटू द पेज। और अगर कहीं पर डॉट लगा हो तो डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है कि टूवर्ड्स द रीडर, टूवर्ड्स द रीडर, और इसे हम कहते हैं आउट ऑफ पेज। अच्छा फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक सोलेनाइड है, वो यहाँ से ऐसे बाउंड की गई है, जी जी कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आप मिसिंग थे इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली थी। ये सोलेनाइड है मेरे पास, ठीक है। ये जो मैंने डॉटेड हिस्सा बनाया है ये सोलेनाइड का बैक साइड है जो आपको शो करने की कोशिश की है, और जो है ना सॉलिड लाइन वो इसकी बेसिकली फ्रंट साइड है, ठीक है। अच्छा अगर मैं फ़र्ज़ कर ले, मैं कहता हूँ कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट स्टार्ट होता है और इस डायरेक्शन को आता है, इधर को आता है। तो आपने मुझे बताना ये है कि जो करंट की सोलेनाइड की जो फ्रंट साइड है उसमें करंट डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से जब आएगा तो ये करंट यहाँ से क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और जब ये घूमता हुआ पीछे को जाएगा तो ये पिछली साइड जो होगी उसमें करंट क्या फ़्लो कर रहा होगा, अपवर्ड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर घूम के फिर जब फ्रंट साइड पे आएगा तो फिर डाउनवर्ड होगा, और बैक साइड से क्या होगा, अपवर्ड।
तो फ्रंट साइड पे जो है करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है और बैक साइड से क्या फ्लो कर रहा है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। ओके, तो आपने मुझे ये बताना है कि अगर मैं फ्रंट साइड और बैक साइड की बजाय सोलेनाइड का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा देखूं मैं, तो जो सोलेनाइड के नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा कौन सा, मैं ना येलो कर देता हूँ। यानी ये जो हिस्सा येलो, येलो नहीं हुआ, एक मिनट मेरा ना बोर्ड स्टक हो गया है, मैं इसको रीलॉन्च कर लूँ। जी, ये मैं येलो कर देता हूँ इसको। स्क्रीन हमें आपकी बंद हो गई होगी। जी, आगे स्क्रीन आपको शो हो गई है। स्क्रीन शो हो गई है बच्चों। ओके, अच्छा मैं कहना चाहता, अगर आपने मुझे इस साइड का बताना, ये जो मैं ग्रीन लाइन लगा रहा हूँ, सॉरी येलो लगाई है, ये और ग्रीन लाइन जो ऊपर वाले साइड है, और आप इन साइड से देखें करंट, तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, आउटवर्ड, इनवर्ड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फ्रंट और बैक तो मैंने बता दिया आपको कि फ्रंट से डाउनवर्ड आ रहा है, बैकवर्ड से अपवर्ड जा रहा है। तो कोशिश करें बताने की, जो ग्रीन ये येलो वाली लाइन जो नीचे वाला सोलेनोइड का ऐसे वाला है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या हो रहे। हाँ जी, क्योंकि करंट देखिए फ्रंट साइड से फ्लो करता है, उसने बैक साइड को जाना है, तो बैक साइड के लिए नीचे से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, अगर पीछे की तरफ जा रहा है यानी कि अवे फ्रॉम द रीडर, तो फिर क्या लगेगा नीचे, क्रॉस। यहाँ पर भी क्या लगेगा, क्रॉस। जी, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, जो फ्रंट साइड है उससे नीचे को आ रहा है, उसे घूम के बैक साइड पे जाना है, तो जो निचली साइड से पीछे की तरफ जाएगा ना, फिर ही घूम के ऊपर आएगा ना वापस। ठीक है, अगर आप एक स्प्रिंग को फर्ज कर लें, अच्छा अपना राइट हैंड के अपना राइट हैंड जो है या लेफ्ट हैंड, कोई भी हैंड अपने फेस के सामने लेकर आए ज़रा। अब अपनी उंगलियों को घुमाएं, फिंगर्स को घुमाएं, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ना वैसे फिंगर्स घुमाएं। नहीं 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 नहीं, आपका जो हैंड है ना, लेफ़्ट या राइट जो भी है, वो अपने फेस के सामने बिल्कुल सीधा रखें। अब अपनी फिंगर्स को घुमाएं, यानी मुट्ठी बंद करें आहिस्ता आहिस्ता। तो बताइए फिंगर्स किधर को जा रही हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रही हैं। ये आपके हाथ का फ्रंट साइड है, बैक साइड है। हाँ, अगर ये उंगलियां आपकी पूरी घूम जाती पूरे हाथ के अराउंड 360 से, तो बैक साइड से फिंगर किधर को जाती, अपवर्ड जाती ना। अगर पूरा आपकी फिंगर्स घूम सकती, तो फिर तो जारी बात है, पीछे से अगर जाती तो घूम के ऊपर को वापस आती हैं, ऐसे ही है। अब मुझे बताइए कि जो आपके हाथ का निचला हिस्सा है, यानी जब फिंगर घूम के नीचे को आ रही हैं, तो जब पीछे को जाएंगी तो निचली साइड से वो इनवर्ड जा रही है कि आउटवर्ड जा रही हैं। तो वही मैंने लिखा, इनवर्ड ही लिखा है मैंने, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। तो ये करंट फ्रंट साइड से नीचे आ रहा है, बैक साइड से ऊपर जा रहा है, तो जो इसका निचली हिस्सा होगा उसमें इनवर्ड को जाना है करंट ने, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसमें क्या आना है, उसने आउटवर्ड आना है। समझ आ गई है कि नहीं आई अभी भी, थोड़ी बहुत आई है, थोड़ी बहुत नहीं पूरी आनी चाहिए। किसको कौन बोल रहा था, मुझे नाम मैंने उससे देखा ही नहीं। अमर बोल रही थी या लिशिबा बोल रही थी, बेटा बताएं, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। अच्छा लिशिबा, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूजन है कि ये डॉट क्रॉस आपको समझ नहीं आया, ठीक है। अब ज़रा समझना ज़रा, एक मिनट में फिर अपना कैमरा ऑन करता हूँ।
जस्ट अ मिनट। आपको मेरा कैमरा शो हो रहा है? जी बेटा कैमरा शो हो रहा है आपको? मेरा नहीं शो हो रहा। एक मिनट, हो तो रहा है, मुझे तो शो हो रहा है। आपको स्क्रीन शो हो रही है अभी तक? आप देखें क्या शो हो रहा है आपको। कैमरा शो हो रहा है ना बेटा आपको? एक मिनट ज़रा। अब आप देखें ज़रा, ये मेरे हाथ को देखें ज़रा, नज़र आ रहा है आपको हाथ? अलिशा बेटा आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा है? जी जी आ जाएगा। ओके। अच्छा अंबर और अलीशा, आपको ये बात समझ आ गई जब भी मैंने समझाई है ये वो जो इनवर्ड आउटवर्ड वाली? अच्छा चलो अलीशा को फिर जब बात थी उसको समझाता हूँ। तो फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। मतलब बहरहाल इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो कर रही है। अब आपने इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके लिए भी आपने क्या रूल यूज़ करना है? राइट हैंड रूल यूज़ करना है। जैसे आपने ऊपर यूज़ किया था बिल्कुल वैसे इधर यूज़ करना है, ठीक है? और राइट हैंड रूल में आपने फिर से क्या करना है? थंब जैसे ऊपर यूज़ किया था और कर्लिंग फिंगर्स, ठीक है? ये दो चीज़ें यूज़ करनी, लेकिन आपकी बार रूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा कि जब स्ट्रेट कंडक्टर था तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट थी या सर्कुलर थी? आप बताएं, अब कंडक्टर स्ट्रेट है या सर्कुलर है? तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड फिर कैसी होनी चाहिए? हाँ, यानी उल्टा आंसर कर देना आप लोगों ने, यानी ऊपर जो टॉपिक पढ़ा उसको रिवर्स कर दें। पहले कंडक्टर स्ट्रेट था, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी, और अब कंडक्टर सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी। ऊपर वाले टॉपिक में थंब जो डिनोट कर रहा था वो करंट को डिनोट कर रहा था, और कर्लिंग फिंगर्स डिनोट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड को। इस केस में क्या होगा? जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो किसको डिनोट करेंगी? करंट को। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। और जो थंब होगा वो क्या डिनोट करेगा? थंब डिनोट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि ऊपर वाले रूल से रिवर्स कर देना है। जो पहले थंब करंट को डिनोट कर रहा था अब वो थंब मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। और आपको मैंने बताया कि अभी मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को डिनोट करेगा। अगर आप इस सोलेनॉइड के ऊपर ये रूल अप्लाई करते हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंगली आप फिंगर्स घुमाएं ज़रा, अपना राइट हैंड रूल अपने फेस के बिल्कुल सामने लेकर आएँ और अपनी फिंगर्स को घुमाएं। तो आप देखें ज़रा, फिंगर्स को घुमाना है आपने ऊपर से बाहर की तरफ, नीचे से इनवर्ड की जानिब, यानी आपने फिंगर्स को अपनी तरफ को घुमाना है। तो आपका अंगूठा किस तरफ को जा रहा है? राइट साइड की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ? अगर आप फिंगर्स को डाउनवर्ड राइट साइड की तरफ, तो अगर थंब राइट साइड की तरफ शो कर रहा है इसका मतलब है इस सोलेनॉइड का जो राइट साइड होगी वो क्या बन जाएगी? ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा? ये साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरह की होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैं आपको यहाँ पर अगर बना के दूँ तो अगर ये फ़र्ज़ कर लें सोलेनॉइड है, और इसका ये वाला साइड नॉर्थ हो चुकी है, ये वाली साइड क्या हो चुकी है? साउथ हो चुकी है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी इस तरफ को। लेकिन अगर आप इनसाइड द सोलेनॉइड की बात करोगे
तो फिर आपने रिवर्स आंसर करना है कि इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, यानी कि इस तरफ को होगी। ये एरोस रखेंगे नॉर्थ की तरफ। और जो आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, हम उसे क्या करेंगे, इग्नोर। यानी कि हम कहेंगे जो बी आउटसाइड है वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 0 कर देंगे हम उसको, यानी इसको नेग्लिजिबल करेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, इनसाइड द सोलेनॉइड, वो एक तो यूनिफॉर्म होगी। देखिए आपके सामने पैरेलल लाइंस हैं, यूनिफॉर्म फील्ड होगी, और अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड का जो एक्सिस बनेगा उसके पैरेलल उसके साथ साथ चलेंगे। ठीक है जी। और अगर आपने इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का फॉर्मूला है, आप लोगों ने प्रूफ किया होगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है जी, म्यू नॉट एन आई। और यहाँ पर एन क्या होता है स्टूडेंट्स, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है और पर यूनिट लेंथ एल आ गया है। तो अगर यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को यूँ लिखना चाहूँ तो यूँ भी लिख सकता हूँ, बी इनसाइड यानी कि सोलेनॉइड के अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए सोलेनॉइड की तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड है और मैं उस सोलेनॉइड को, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है जी, ये एक सोलेनॉइड है और मैं इस सोलेनॉइड को सेंटर से कट कर देता हूँ और इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि जो ऊपर वाली सोलेनॉइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, जब उसमें करंट आई फ्लो कर रहा था उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी थी, तो अगर मैं सेम करंट दे दूँ इन नीचे वाली सोलेनॉइड्स को जो कि कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में कर दी गई हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सेम करंट फ्लो करवाना दोनों में से, तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, क्या वो बी ही रहेगी, यानी बी प्राइम बी के बराबर होगी, बी ऑप्शन क्या बी प्राइम जो होगी वो बी से आधी होगी, सी ऑप्शन क्या बी प्राइम जो है वो डबल होगी बी से, या डी जो बी प्राइम है वो b/4 हो जाएगी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने सोलेनॉइड को कट किया है तो मैंने उसकी लेंथ भी हाफ़ कर दी है, और लेंथ हाफ़ होने के साथ साथ उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स भी क्या हो चुकी हैं, हाफ़ हो चुकी हैं। तो लेंथ भी हाफ़ हो चुकी, नंबर ऑफ़ टर्न्स भी हाफ़ हो चुके। तो इसलिए जो अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए b इज़ इक्वल टू बी प्राइम क्या होगा, म्यू नॉट n/2 हो गया, l भी क्या हो गया, l/2 हो गया i। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट n ओवर l i जो कि किसके बराबर है, b के बराबर है। तो b प्राइम इज़ इक्वल टू b इज़ द राइट ऑप्शन। हाँ, अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इस वायर को, इस सोलेनॉइड को खींच के इसकी लेंथ को डबल कर देता हूँ तो फिर सॉरी हाँ, इसकी खींच के टर्न सेम रखता हूँ, लेंथ को डबल कर देता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ़ हो जाएगी, क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशन है। और इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी जो है वो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। अगर रेडियस ऑफ सोलेनॉइड चेंज कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, फ़र्क आएगा करंट के साथ, फ़र्क आएगा नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ और उसकी लेंथ चेंज करने से। ठीक है जी। और ये इसमें से आप न्यूमेरिकल्स वाले कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया जाए, अगर
सोलेनॉइड के अंदर फ्री स्पेस की बजाय कोई मीडियम हो, तो अगर कोई मीडियम इंसर्ट कर दूँ मैं, जैसे कोई मैं कोई लोहे का पीस इंसर्ट कर देता हूँ, तो मीडियम इंसर्ट करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बनेगा बच्चों, बी इनसाइड, वो फार्मूला बनेगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई। और ये म्यू आर क्या है, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल हो। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये मैं आपको चैप्टर में 17 में जाके पढ़ाऊँगा। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो तो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो सकती है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है भी मैं आपको चैप्टर में 17 में पढ़ाऊँगा। और अगर आपके पास इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 फॉर फेरोमैग्नेटिक। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थोड़ा सा दोस्ती रखते हैं, यानी कि थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आयरन है, अगर आप एक सोलेनॉइड की इनसाइड आयरन प्लेस कर देंगे, आयरन इंसर्ट कर देंगे, तो आयरन से होने की वजह से इस म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, तो जारी बात है जब 1 से बड़ा नंबर अंदर आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड के आंसर को बढ़ा देगा। सो मीडियम इंसर्ट करने से, यानी आयरन की इंसर्ट करने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड पहले से क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट किया तो फिर वीक हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ तक बच्चों का सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ये 2 आर्टिकल एक जैसे थे इसलिए मैंने इकट्ठे करवाए। अब हम दूसरे आर्टिकल की तरफ चलेंगे जी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ओके, अब हम सेकंड आर्टिकल की तरफ चलते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। तो आपने ना ये जो टॉपिक पढ़े, इनके जो रूल्स मैंने बताए हैं ना, इन रूल्स की प्रैक्टिस करनी, राइट हैंड रूल की। मेरे ये लेक्चर जो है ना, ये यूट्यूब के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल हैं, वो अभी इसके रिकॉर्ड किए हैं मैंने वैसे 2-3 लेक्चर, तो वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं, वो भी देख सकते हैं आप अगर टाइम मिले तो। अदरवाइज़ वह आपको तो मैं करवा ही रहा हूँ वैसे भी। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है डेट इज़ द फोर्स। ये फोर्स के रेलिवेंट टॉपिक हैं। फोर्स होने पहला है फोर्स होने इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स के रेलिवेंट हमारे सिलेबस में 2 टॉपिक्स हैं, उन 2 टॉपिक्स को करते हैं। पहला टॉपिक कौन सा है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये पहला आर्टिकल है। यानी कि एक आर्टिकल के मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं, एक ये वाला, इस खाली जगह पर ये वाला आएगा, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे पहले ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बना रहा हूँ मैं। क्रॉस का मतलब क्या होगा, इनटू द पेज। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, दैट इज़ इनटू द पेज। और इसमें मैं एक फ़र्ज़ कर लें एक कंडक्टर प्लेस करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें एक कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी इसमें से करंट फ़्लो कर रहा है। तो अभी मैं वो बैटरी तो नहीं बनाई, लेकिन आप फ़र्ज़ कर लें कि इस कंडक्टर में करंट फ़्लो कर रहा है, तो ये बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। उस फोर्स का फार्मूला आप लोगों ने अपने FSC क्लास में ड्राइव किया हुआ है, वो फार्मूला है ILB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये वो फोर्स का फार्मूला है। और अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो F इज़ इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी।
और आप यहाँ से क्या सवाल आ सकते हैं, सवाल ये आ सकते हैं, सबसे पहले तो आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। आपको पता है कि जो साइन ज़ीरो होता है उसका आंसर क्या होता है, ज़ीरो। और साइन 30 डिग्री का आंसर क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5। या अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 50% भी बोलते हैं इसे। अगर मैं साइन 60 की वैल्यू, सॉरी 45 की वैल्यू लिखूँ मैं, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होनी चाहिए, ये होती है 1/√2 यानी कि 0.71, या इसे 71% भी कहते हैं। अगर मैं साइन 60 की वैल्यू रखता हूँ तो वो क्या होती है, √3/2, 0.866 बनती है ये। अगर मैं इसको परसेंटेज की शक्ल में लिखूँगा तो 86% बनेगी। और अगर मैं साइन 90 कर देता हूँ तो साइन 91 होता है, और ये 100%। आप देख सकते हैं साइन 0 पर मिनिमम आंसर दे रहा है, और साइन 90 पर क्या आंसर दे रहा है, मैक्सिमम आंसर दे रहा है। तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि एट व्हाट एंगल द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ मैक्सिमम। तो फिर आप कौन सा एंगल चूज़ करेंगे, क्या आंसर करेंगे उसका, मैक्सिमम किस एंगल पर फोर्स आ रही है, 90 डिग्री पर। आपको भाई ये सारी वैल्यूज़ अगर याद होंगी आप इजीली बता देंगे कि 90 पर मैक्सिमम है, 0 पर मिनिमम है, 30 डिग्री पर अब 1/2 यानी कि हाफ है, यानी कि 50% है, 45 पे 0.71 या 71% है, 60 एंगल पर 0.866 या 86% है। तो इस तरह से अगर आपको ये थीटा की वैल्यूज़ याद होंगी तो आप आसानी से फोर्स की बता सकते हैं कि कितने % फोर्स लग रही है उसके ऊपर, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। इसके अलावा ILB चेंज करने से भी फोर्स चेंज होगी, यानी आई डबल करोगे फोर्स डबल हो जाएगी, लेंथ डबल करोगे फोर्स डबल हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डबल करोगे फोर्स डबल हो जाएगी, और एंगल चेंज करने से भी हो जाएगी, और 0 पर मिनिमम फोर्स लगेगी। ठीक है, यानी अगर इस कंडक्टर को पैरेलल रखोगे तो फोर्स मिनिमम लगेगी। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आपने यूज़ करना है पाम रूल। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो आसान लगता है वो सबसे पाम रूल लगता है। पाम रूल क्या है, मैं आपको, आपने राइट हैंड बनाना है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये आपका हैंड है, ये आपकी फिंगर आ गई, लेकिन ये आपका क्या, कौन सा हाथ बन गया, दैट इज़ द राइट हैंड। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे रखना है अपना हाथ, जैसे मैं बनाया मैंने। ये जो थंब है ना, आपने इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये जो ना थंब, इसको हमने करंट की डायरेक्शन में रखना है। कौन सा करंट, कन्वेंशनल। और ये जो फिंगर्स है ना, ये स्ट्रेट फिंगर्स हैं चारों, ये वाली, इनको आपने रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जो पाम आएगी ना आपकी, ये वाली, ये जो आपका मुट्ठी होगी जिस तरफ को होगी, ये वाली, ये पाम, हथेली, मुट्ठी कह रहा हूँ, हथेली, ये हथेली जिस तरफ होगी वो क्या चीज़ बताएगी आपको, डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, एक मिनट ज़रा अभी आ जाता, ओके। तो ये जो चीज़ होगी, ये जो पाम है, ये जिस तरफ होगी उधर होगी फोर्स। ठीक है, अगर तो कन्वेंशनल करंट है, अगर तो कन्वेंशनल करंट है। लेकिन अगर कन्वेंशनल करंट की बजाय इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि इस पाम की बैक साइड को आप आंसर चूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको एक सवाल करूं मैं कहता हूं जी, फ़र्ज़ कर लो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, उसका ये है नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। ठीक है, और उसमें एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट है कन्वेंशनल करंट, आई। जब करंट बोला जाता है उसका मतलब कन्वेंशनल करंट ही है।
तो बताइए इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ए अगर अपवर्ड होगी, बी डाउनवर्ड होगी, सी राइट साइड की तरफ होगी, राइट, या डी लेफ़्ट साइड की तरफ होगी। जी, किस तरफ डायरेक्शन बनती है इसकी। तो तो आपने इसी पाम रूल को यूज़ करना है। तो आपकी जो फील्ड होती है, आपने अंगूठे को रखना है करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां रखनी है, यानी आपने हाथ पता कैसे रखना है, मैं आपको बना देता हूँ हाथ। आपने अपनी फिंगर्स को साउथ की तरफ रखना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को होती है, साउथ की तरफ। तो आपने फिंगर्स को इधर को रखना है। ये आपके पास फिंगर है, फर्ज कर लें, क्योंकि साउथ इधर है ना, और आपने जो थंब है वो किधर को रखना है, थंब इधर को रखना है, क्योंकि करंट उधर को जा रहा है। ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप अपना राइट हैंड रूल की जो पाम देखेंगे, यानी सीधी साइड देखेंगे, तो वो किधर को जा रही है, इधर को जा रही है ना, किधर को जा रही है ये, इनटू द पेज मेरे बेटे। अपवर्ड जा रही, डाउनवर्ड जा रही है, आपका हाथ देख लो फिर। अपवर्ड कैसे जा रही है, आप कौन सी साइड देख रहे हो, अपनी हाथ का फ्रंट साइड या बैक साइड। तो फ्रंट साइड से आपकी किस तरफ को है, अंगूठा किधर को है। मैंने जैसे हाथ बनाया वैसे आपने करना है। आपका हाथ नीचे को नहीं आ रहा ऐसे। मेरे बेटे आप करके देख, मैं कर रहा हूँ, मेरा तो डाउनवर्ड, आप लेफ्ट यूज़ करो, राइट यूज़ कर रहे हो। तो राइट के मुताबिक तो मेरी तो पाम डाउनवर्ड है, आपकी कैसे अपवर्ड आ रही है। अच्छा मुझे बताओ, मोबाइल को अपने सामने, मोबाइल के ना दोनों बच्चे आप लोग अपने मोबाइल को अपने फेस के सामने लेके आओ, जैसे टीवी होता है, जैसे आप टीवी देख रहे हो ऐसे सामने रखो। कर लिया। अब अपने अंगूठे को आपने किस तरफ को रखना है, मोबाइल की तरफ या अपने मुंह की तरफ, अपना अंगूठा जो है। हाँ मोबाइल की तरफ हो गया। और अपनी जो फिंगर्स हैं वो नॉर्थ की तरफ करनी है, साउथ की तरफ करनी है। मेरे बेटे मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ होती है, मैंने बताया नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। हद हो गई है। अपवर्ड मेरे बेटे कैसे आ गई है, मेरा क्यों नहीं अपवर्ड आ रहा, मेरा क्यों डाउनवर्ड आ रहा है। मेरा मेरा नॉर्थ से आपने अपनी फिंगर्स को साउथ की तरफ रखना है। तो मैं आपको कह तो रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने हाथ बनाया आपने बिल्कुल वैसे करना है हाथ। अंबर बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेटा आपका हाथ उल्टा है। हमारे दायां हाथ सबको एक जैसा ही होता है। जैसे मैंने हाथ बनाया हुआ है वैसे करें हाथ अपना, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट नहीं करना, राइट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने हाथ बनाया हुआ है आप ऐसे करें ज़रा। तो बताएं आपकी पाम किधर है, नीचे या ऊपर। तो अब बताएं फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई। तो फिर आप अपवर्ड क्यों कह रहे थे तब से, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप मेरे ख्याल में साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ फिंगर्स कर रहे थे। अच्छा अगर यही कन्वेंशनल करंट की बजाय इलेक्ट्रिक करंट होता तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता, फिर क्या आंसर होता आपका। हाँ फिर अपवर्ड आंसर आना था, फिर आपने उल्टा आंसर करना था। क्लियर समझ आ गई अब बात मेरी। चलो
अब हम करते हैं दूसरा टॉपिक इसी से मिलता जुलता। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलो एक और सवाल मैं करवाता हूँ, उसमें थोड़ा सा मुश्किल करता हूँ मैं आपके लिए। कहता है जी ये वायर है, ये इसमें करंट ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसके यहाँ पे पड़ा हुआ है मैग्नेट, एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। और यार मेरा बाबा बहुत स्टक हो जाता है। एक मिनट। जी कहता है जी कि एक मैग्नेट पड़ा हुआ है इस तरह से। अब इसके पता नहीं कि नॉर्थ कहाँ पर है साउथ कहाँ पर है, ये नहीं पता। इसमें एक वायर ऐसे पड़ी हुई है, इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, और ये करंट कौन सा है, कन्वेंशनल करंट है। और इसके ऊपर जो फोर्स लगी है ना, फोर्स वो लगी है ऊपर की तरफ, यानी कि इधर को फोर्स लग रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, फोर्स है अपवर्ड। तो बताइए इसका मैग्नेट का नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा, कौन सा हिस्सा नॉर्थ होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? इन्होंने कहा जी नॉर्थ राइट वाला होगा। ये सर अब कैसे पता चला? आपने वही रूल यूज़ करना है, और आपने हाथ को देखना है कि नॉर्थ किधर रखने से आपकी फोर्स अपवर्ड आती है। तो सारी बात, अगर आप नॉर्थ राइट साइड पे रखोगे तो फिर ही आपकी पाम अपवर्ड जाती है, ठीक है। यानी लाजमी नहीं है कि आप इसे फोर्स ही पूछेगा, वो ये भी पूछ सकता है, फोर्स बता के फील्ड भी पूछ सकता है, फील्ड की डायरेक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये तो हो गया एक टॉपिक। दूसरा आर्टिकल आते हैं जी इसका, फोर्स होने क्या है, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्जेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि इस बार एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल आया। लेट्स सपोज ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है और ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, दोनों यहाँ से एंटर हुए। तो बताइए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, B इंटू द पेज है, तो जो फोर्स का फार्मूला होगा इसका, वो फार्मूला होगा QVB साइन थीटा, ठीक है। और अगेन वही बात आ जाती है कि जो थीटा है, थीटा वो फिर से साइन के साथ आ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया किस एंगल पे फोर्स मिनिमम होगी, किस एंगल पे फोर्स मैक्सिमम होगी, कब 50% होगी, कब 71% होगी, तो आप उसके मुताबिक आंसर करेंगे। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिखिए, आपने पढ़ी हुई है Q इंटू V क्रॉस B। अगर तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -E इंटू V क्रॉस B। अगर आपके पास प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो फिर आप क्या लिखेंगे, F इज़ इक्वल टू +E इंटू V क्रॉस B। ठीक हो गया। और इसके लिए भी आपका रूल सेम अप्लाई करना है जो आपने ऊपर मैंने लिखा, उधर ही लिख देता हूँ। सेम रूल अप्लाई करना है फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। जो करंट था ना उसकी जगह पर वेलोसिटी आ गया, बाकी सारा रूल सेम रहेगा।
जो करंट की डायरेक्शन बता रहा था थंब, अब वो किस की जगह ले लेगा, वेलोसिटी की, और बाकी सारा कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन फिर से वही बात ख्याल रखनी है कि अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो फिर आपने अपनी पाम के अकॉर्डिंगली आंसर बताना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला एफ़ होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इसका आपने उल्टा आंसर करना है, एफ़ फॉर नेगेटिव चार्ज। यानी अगर नेगेटिव चार्ज है फिर आपने बिल्कुल अपोजिट आंसर करना है इसके। अब इसमें से नेक्स्ट में भी क्वेश्चन आते होते हैं और बेशुमार दफ़ा क्वेश्चन आए हुए हैं, इस साल भी आ रहे हैं, तो मैं सवाल कुछ करवा देता हूँ। अब ये डायग्राम बनी हुई है, मुझे बताइए अगर इस रूल को अप्लाई किया जाए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा अंगूठा किस तरफ को होगा और हमारी फिंगर्स किस तरफ को होगी। तो बताइए अंगूठा किस तरफ को रखना है हमने, राइट हैंड का थंब राइट साइड पे रखेंगे, यानी और आपकी जो फिंगर्स होंगी वो किस तरफ को होंगी, इन टू द पेज, यानी पेज की तरफ। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये अगर आपके पास आपने ऐसे हाथ बनाना है, ऐसे ऐसे रखना है हाथ, ठीक है। यानी ये होगी वेलोसिटी और ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। सही हो गया, ऐसे ही है ना। तो बताइए ज़रा फोर्स किधर को लगेगी, पाम किधर को जा रही है, तो अपवर्ड जो जाएगा ये किसकी फोर्स है, नेगेटिव की या पॉजिटिव की। ये पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव क्या आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चलता चलता इधर को आ जाएगा और पॉजिटिव चलता चलता क्या चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपने इस तरह से रूल्स याद करने ये डायरेक्शन के। इसमें एक बात याद कर लें कि अगर तो थीटा ज़ीरो हो तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और जो चार्ज पार्टिकल है वो पैरेलल पाथ स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। जब फोर्स ही ज़ीरो है तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ रहेगा। और अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो फोर्स का आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम, यानी कि क्यू वी बी, और ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स है, और इस केस में सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। फोर्स लगने की वजह से ये सर्कुलर पाथ में चला जाएगा। अगर थीटा जो हो जाएगा वो क्या कहते हैं कि थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, अगर ये हो तो आपका फोर्स का कोई भी आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है कि 50% 60% जो भी वैल्यू होगी, और इसका जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा। स्ट्रेट पाथ कैसा होता है, ये स्ट्रेट पाथ हो गया, ये सर्कुलर पाथ हो गया, तो ये सर्कुलर स्ट्रेट को मिला के ये हेलिकल पाथ होगा, इस तरह का। ये आपके 3 MCQ आपने याद कर लेने अब, कि अगर इसी एंगल पर एंटर होते हैं तो ये स्ट्रेट पाथ इन पाथ को फॉलो करते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई समझते हैं कि सर ये टॉपिक हमें करना चाहिए, आप मुझे बता दें, मैं वो भी करवा देता हूँ। ये जो मेन टॉपिक थे वो आपको मैंने करवाए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं बुक से खोल देता हूँ, आपको बुक शो कर देता हूँ मैं, आपको लगता है कि आपको टॉपिक वीक है या आप करना चाहते हैं तो मुझे बता दें। बुक्स FSC पार्ट 2। ये आपके सामने बुक आ गई है। ये आपको मैंने पहला भी करवा, ये तकरीबन यहाँ तक मैंने करवा दिया आपको, ये यहाँ तक आ। ये मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आप खुद भी कर सकेंगे, सिंपल है। वही इसके ऊपर रूल लगाने हैं जो आपके राइट हैंड रूल मैंने बताए हैं आपको अभी।
ये वाला जो फोर्स डिटर्मिनेशन ऑफ यू एम इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ही आएंगे बस। और एंड पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अच्छा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में पता आपने क्या याद करना है? क्या तो स्क्रीन शो हो रही है ना बच्चों, बुक शो हो रही है आपको? ओके। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में आप लोगों ने ये याद रखना है कि फिलामेंट का काम क्या होता है। फिलामेंट का काम होता है हीट जनरेट करना। ग्रिड का काम क्या होता है? कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा वैसे। कैथोड का काम क्या होता है? इसका काम होता है एमिट इलेक्ट्रॉन्स। एनोड का काम क्या होता है? एनोड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं। एनोड का काम होता है एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। एक्स एक्स प्लेट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। और ये वाई प्लेट से करती हैं डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्स। यानी आपको सी आर ओ के जो पार्ट्स हैं वो जस्ट याद करने हैं, ठीक है? सिर्फ पार्ट्स के फंक्शन याद करने कि क्या फंक्शन का क्या पार्ट है। और गैल्वानोमीटर मेरे ख्याल में इस साल आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं था ना? हाँ, तो आप ये नहीं करेंगे, जो चीज़ आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं थी आप उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन एम मीटर था, वोल्ट मीटर भी नहीं था, तो फिर ये आप चीज़ें नहीं करेंगे ये वाली, क्योंकि अगर इसके ऊपर टाइम लगाएंगे तो फिर आप बाकी जो चीज़ें की हुई हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। यानी अब आपको सिर्फ जो है सी आर ओ को डिटेल से पढ़ना है, इसके यूजेस याद करने हैं, और इस टॉपिक की जो थ्योरी है उसके जो सी आर ओ के मेन पार्ट्स हैं वो सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है जी? ये चीज़ें आपको याद करनी है। बाकी जो टॉपिक्स मैंने रूल्स वगैरह आपको समझा दी हैं। अब आपका कोई सवाल है फिर मुझसे पूछ लें आप।